बात कहूँ वीना जी, हम्म। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँगा। जी मेरा जी मैं तुम्हें एक हॉरर मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी कहानी एक मेल इनसिक्योरिटी के बारे में है। ये कहानी भारतीय समाज के उन मर्दों के ऊपर है जिन्हें अपने औकात से ऊपर की औरत मिल जाती है, ऑल थैंक्स टू अरेंज मैरिजेस। और वो इनविजिबल मर्द जिस पे ज़िंदगी ने कभी भी कोई लाइट नहीं डाली, वो अब एक चर्चा का विषय बन जाता है। हम सब ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लोगों के उनके रिलेशनशिप के मज़े लेते हुए देखे हैं कि लंगूर के हाथ लगा अंगूर, सरकारी नौकरी सुप्रीमेसी, बैडी भाभी, या अक्सर अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं। जहां ये मनोरंजन में चीज़ें तो निकल गई, पर उस मर्द का क्या जिसे आए दिन इस मजाक को सुनना पड़ता है। तकलीफ नहीं होती, तकलीफ उस समाज को होती है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि तुम उसके लायक नहीं हो, और पता नहीं यह क्यों खूबसूरत लड़की इसके साथ एडजस्ट कर रही है। एंड इसी विषय के ऊपर राजपाल यादव की फिल्म मैं, मेरी पत्नी और वो आती है, जिसका अगर आप टाइटल ध्यान से देखोगे तो मैं के बाद एक कॉमा लगा हुआ है। दैट मीन्स कि मैं अलग हूँ, पर मेरी पत्नी के साथ और वो लोग सब अलग हैं। मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म जो कि एक हॉरर लेंस के साथ शूट की गई है। स्टेबल क्लियर शॉट्स हैं, सीन का ठहराव आपको पूरा टाइम लेके दिखाता है, एंड चेहरे का एक स्लाइट चेंज ऑफ एक्सप्रेशन भी आपको दूसरे के फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ कह के जाता है। यहाँ तक कि मेकर्स ने कोई बैकग्राउंड स्कोर भी नहीं दिया है जैसे कि अच्छी हॉरर मूवीज़ करती हैं। आप शर्मिंदगी और लाज के सन्नाटे में समाज के अपमानजनक विचारों को सुन पाते हो कि तुम बहुत ही दयनीय इंसान हो और बहुत ही छोटे हो इस लड़की के लिए। जहां मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, पर इतना ज्यादा भी नहीं कि मुझे ही जलन होने लगे। और दूसरों की ये जलन या मजाक इररेस्पेक्टिव टू जेंडर राजपाल के किरदार मिथिलेश शुक्ला के कंधों पे इतना बोझ भर देती है कि वो सेल्फ पिटी और इनसिक्योरिटी में डूब जाता है। मैं, मेरी पत्नी और वो कहने को तो एक रोमांटिक कॉमेडी है, पर इसे एक बहुत ही भारी सैडनेस, रियलिज्म और हॉरर के साथ भाई कहा गया है। गॉन गर्ल के अलावा भी मर्द का एक जीता जागता डर होता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कहानी को छोटे में आपको बताऊं तो मिथिलेश शुक्ला, ऑल्सो नोन एज छोटे बाबू, एक काफ़ी पीसफुल, सॉर्टेड और बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। ट्रेडिशनल इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनकी शादी की एक्सपायरी डेट पास आ चुकी है। ये जीते तो बहुत ही एक साफ सरल जिंदगी है, पर इनके पास कोई एस्पिरेशंस या इंस्पिरेशंस नहीं है। सिंपल भाषा में ये एक एनपीसी की कहानी है जिसकी ज़िंदगी हिट तब करती है जब वीना नाम की लड़की इससे शादी करने को हाँ कह देती है, जो कि इससे 6 इंच लंबी है। एक बार के लिए छोटे बाबू को भी यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत, वेल ग्राउंडेड, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल औरत उस एनपीसी जैसे शख्स के साथ शादी करने को तैयार हो गई। तो भगवान का प्रसाद समझ के छोटी ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब उस खूबसूरत लड़की के लिए मिथिलेश दूर से कहने को तो एक पैथेटिक मर्द है। उसे नहीं पता कि एक औरत से बात कैसे करते हैं, कोई कॉन्फिडेंस के ट्रेड्स वो नहीं दिखाता, यहाँ तक कि अपनी पहली मुलाकात में वीना की आंखों में आंखें डालकर वो बात भी नहीं कर पाता। और जब अपना मुंह खोलता भी है दिल के सवालों के लिए, तो वो ये कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं रही है, एंड मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँगा। और वो भी एकदम इनसिक्योर, दबे दबे तरीके से, जिसपे तुम उस लड़की का फिर रिएक्शन देखो। एक लेडी बोनर किलर टर्न ऑफ जैसा था, वो नहीं कर पा रही थी उसकी रिस्पेक्ट उस मोमेंट पे। पर फिर भी मूवी है, थोड़ा सा फिक्शन है, उसे क्यूट लगा होगा। असल ज़िंदगी में तो तुम जानते ही हो कि क्या होता है। एक्सपीरियंस तो तुम्हें बहुत भारी वाला है, समझ सकता हूँ, बताता कोई नहीं है, पर शुरू शुरू में हो चुका सबके साथ। खैर, वी स्टिल बिलीव इन दैट ब्लैक कैट एंड गोल्डन रिट्रीवर थ्योरी, जहाँ वीना इज द ब्लैक कैट इन दिस रिलेशनशिप एंड मिथिलेश गोल्डन रिट्रीवर बन सकता है। पर हमें आगे पता चलता है कि छोटे का शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि वो गधा है। सबके अंदर वो फीलिंग एक टाइम पे क्लिक होती है, जैसे कि जब तुम्हारे पिताजी का कोई दोस्त तुमसे ये सवाल नहीं करता है कि और बेटा मम्मी कैसी हैं। यू नो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर आप फिर भी क्लैप बैक नहीं करते। एंड मिथिलेश ने भी एक टाइम तक नहीं किया। सब भाभी जी कह के मिथिलेश के ऊपर और वीना के ऊपर तो चढ़े ही हुए थे। एंड पता नहीं क्यों ये चीज़ औरतों के साथ होती है कि एक अच्छे रिलेशनशिप में आने के बाद उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, और वो एक्नॉलेज भी नहीं करती कि अरे वो तो मैं उसकी भाभी समान हूँ। भाई वो तो माल समान तुम्हें देख रहा है, क्योंकि मैं भी देखता था। आई एम सॉरी, इट इज़ व्हाट इट इज़। ध्यान दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आया था। खैर, अभी छोटे है तो बहुत ही छोटा,
पर है बहुत प्रोफेशनल इंसान। आजकल के सोलोप्रेन्योर्स और कोलैबोरेटर्स को देखना चाहिए कि काम कायदे से उसकी तरह करते कैसे हैं। पर हमारे लोगों में एक अनप्रोफेशनलिज्म मुझे हमेशा से खटकती है कि जब पैसे लेने देने की बारी आती है तो फिर वहाँ पे कुछ लोगों का अनप्रोफेशनलिज्म पता चल जाता है, जहाँ कोई नहीं चाहता कि उसके बिजनेस में वो किसी भी तरीके से वो हल्का इंप्रेशन दूसरे के ऊपर छोड़े। जहाँ इन्वॉइसिंग आपकी फाइनल क्लोजिंग स्टेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आपकी हेल्प करता है ओडू, जो कि आपको फ्री में इन्वॉइसिंग में हेल्प करता है, जो आपकी सारी इन्वॉइसेस को एक जगह मैनेज करने से लेकर उनका स्टेटस, बैक एंड डेटा, रीअसेसमेंट की सारी फैसिलिटीज देता है, जिसमें आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन से लेकर जब आपकी नेक्स्ट टैक्स फाइलिंग होगी उसमें तक में भी आपकी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक छत के नीचे आपको प्रोफेशनली मिल जाती हैं, जो कि ये नए क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइफ सेवर से कम नहीं है। इसे यूज करने के लिए आप सीधे मेरे नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक से सीधे इनके पास जा सकते हैं, फिर ऑल ऐप्स में से इन्वॉइसिंग सेलेक्ट करके साइन अप कर ले और फिर यहाँ से आप अपनी फर्स्ट प्रोफेशनल इन्वॉइस बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। कस्टमर इन्वॉइसेस में अपनी पहली इन्वॉइस बनाना स्टार्ट करें, कस्टमर डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्राइसिंग एंड और भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ऐड करें और फिर अपनी कंपनी डिटेल्स को ऐड कर लेना मत भूलना एंड लास्टली कंफर्म करके अपना इन्वॉइस लेआउट सेट कर लें। एंड देयर यू गो, अपनी प्रोफेशनल इनवॉइस विदाउट एनी वाटरमार्क डायरेक्ट क्लिक पे भेजते हुए, एंड दैट्स इट। अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल मेकअप देने के लिए odoo.com को जरूर से विजिट करें। बहरहाल अपने वीडियो के साथ आगे बढ़े तो अब मिथिलेश इतना अगर फन, एजी और टॉकेटिव होता अपनी जिंदगी में तो बात अलग थी, और हर एक रोमांटिक मूवी की तरह रिलेशनशिप डाउन द हिल जाना तभी शुरू हो जाती है जब पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं करते। मिथिलेश तो रोज थेरेपी भी जाता है, मतलब कि पेड़ के नीचे पूजा करता है, पर सामने से क्वालिटी इनसाइट्स ना आने की वजह से वो थेरेपी सेशन उसके लिए एक बैड थेरेपी सेशन भी बन जाता है। वो फिर वही करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ इतनी पीसफुल हुई थी। वो भागने लगता है, जैसे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर घर वालों से दूर रहने लगा। रहता तो लखनऊ जैसे शहर में, सेम शहर में है, पर फिर भी वो अलग रहता है। कोई फ्यूचर एस्पिरेशंस नहीं है, कोई इंस्पिरेशंस नहीं है। लाइब्रेरियन बनके लाइब्रेरी के सन्नाटे में वो खुश है। बहुत ही एम्बिशियस तो वो कभी रहा ही नहीं, ज़रूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट ऊपर से कर लेता है। जैसे कि स्कूटर की सीट अगर थोड़ी सी ऊपर है और चलाने में मुश्किल आ रही है तो थोड़ा दब के बैठ लेते हैं ना, तो क्या दिक्कत होगी। अब कौन बहस करे, परेशानियों में क्या जूझा जाए, जब तूफान आएगा तब देखा जाएगा, और तो लोग हैं ही ना मदद करने के लिए। अभी के लिए ठीक है, यह उसकी फिलॉसफी है। जहाँ वीना के साथ होने पे भी वो वही करता है, भागने की कोशिश करता है। दूध वाला भी जो भाभी जी कह के मज़े ले रहा था उसे निकलवा देता है। सब्जी वाले से परेशान था तो अब वो सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए उसे एम्फेसाइज करता है। दोस्त ज़्यादा आते थे तो उनको भी कट आउट करने को पूरी कोशिश करता है, मतलब कि ओवरऑल फिर से भागना अपनी परेशानियों से। पर इस बार वो नहीं भाग सका। इस बार थोड़ा सा स्पेशल हुआ कि वो नहीं भाग सका जब वीना का पुराना दोस्त आकाश देश विदेश से अपनी मॉडर्निटी के साथ वीना के करीब आना शुरू हो गया। उसका इंट्रोडक्शन भी किसी एक हॉरर कैरेक्टर की तरह था। अपने के मेनन एक लिटरली गोस्ट की तरह इंट्रोड्यूस होते हैं कि भाई अपने हीरो के, मतलब कि मिथिलेश के जाते समय उसे आवाज़ सुनाई देती है उस वीना की और आकाश के हंसने की, एंड फिर वो करीब जाके अपने गोस्ट का चेहरा देखता है। मिथिलेश फिर से इनसिक्योर हो जाता है कि ये हाइपर केपेबल मॉडर्न आदमी कहीं उसकी वीना को लेकर चला ना जाए, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय इस परेशानी को फेस करने के। वो कोशिश करता है कि मैं एक्सरसाइज करूं, कहीं से दवाइयां खाऊं, अल्फा मेल बनने की भाई किताबें पढूं, शोल्डर्स बैक चिन अप करके भाई मैस्कुलिन बनने की कोशिश करूं। लेकिन कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ठीक नहीं कर सकते। कुछ सच्चाई होती है आपकी ज़िंदगी की, या फिर कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। छोटे को जल्दी सोल्यूशन चाहिए था, और उस जल्दबाजी में उसकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई कि वो बिच मेंटालिटी उसके अंदर घर करने लगी कि मैं तो हमेशा से एक साइड किक बना रह जाऊंगा, मेरे अंदर हीरो बनने की काबिलियत नहीं है, भले ही मेरी दुनिया कितनी भी छोटी क्यों ना हो। वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगा, जिससे शक का भाव भी आने लगा। एक मर्द होने के नाते वो अपनी वैल्यू एक प्रोवाइडर की तरह देखने लगा कि आई एम होल्डिंग हर डाउन, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी किसी और के साथ बेहतर होते देख सकता हूँ। इतनी मॉडर्न, अच्छी, केपेबल बीवी मुझे मिली है और वो सिर्फ मेरे ही साथ एडजस्ट कर रही है। ये वही ख्याल है कि आपने कुछ औरतों को बोलते या सुनते हुए सुना होगा कि अगर इन दोनों बच्चों का मुंह ना देख रही होती तो तुम्हें कब का छोड़ के भाग गई होती। कई बार तो आपने घर में भी सुना होगा। और ऐसा मिथिलेश सोच रहा है कि वो उसे इसीलिए छोड़ के नहीं जा रही है क्योंकि वो बंध गई है उसके साथ। एंड आई एम होल्डिंग हर डाउन इन लाइफ। वो क्या कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि मिथिलेश उसका पोटेंशियल देख सकता है। मेरे बिना वो बहुत कुछ हो सकती है,
जो कि सच भी है, शी इज़ अ बैडी। पर हमें यह चीज़ वीना की तरफ से भी देखनी चाहिए। वो भी 30 की हो चुकी है, उसे और 2 लड़के देखने हुए भी आए थे जिन्होंने उसे देखते ही हाँ बोल दिया था। पर फिर भी वीना ने मिथिलेश को चुना क्योंकि ही वॉज अ बेटर चॉइस, अ बेटर ऑप्शन पिछले 2 के कंपैरिजन में। तो मिथिलेश क्यों ना इनसिक्योर हो जाए कि जब अगर मैं तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन था, एक बेटर चॉइस था, तो अगर भविष्य में तुम्हें कोई अच्छा मौका मिले तो क्यों ना तुम उस बेटर चॉइस को चूज करने के लिए मुझे छोड़ के चली जाओ। यू आर डेफिनेटली मोर केपेबल देन मी, मोर मॉडर्न देन मी, मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? क्योंकि वीना भी मिथिलेश की तरह है। उसके भी बहुत कुछ ज़्यादा एस्पिरेशन या एम्बिशंस हमें नहीं दिखाए देते। उसे बस चिल करना है, खाना बनाना है, एंड दैट्स इट। या फिर मेकर्स ने इंटेंशनली दिखाया ना हो वो पार्ट कि उसके भी कुछ सपने हैं, मगर जैसा पर्सपेक्टिव मूवी देती है, वीना चिल लड़कियों में से है कि कौन काम करना चाहता है, कौन दिन में उठे, दूसरों की बातें सुने, ड्यूटी बजा के जाए, फिर घर का भी काम करे, बाहर का भी काम करे, एंड फिर से कुछ बनने की कोशिश करे। ये बहुत मेहनत लगती है इसमें, एंड कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता अगर बैठी बैठी चीज़ें मिल जा रही हैं। जैसे मुझे एक बात याद आती है कि यहाँ तक कि मोहम्मद अली ने भी कहा हुआ था कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ सुबह 3 बजे उठ के मैं वर्कआउट करूँ, मैं भी सोना चाहता हूँ। पर वीना के पास एक बहुत ही कन्वीनियंट चॉइस थी कि चाहे तो वो अपना दिमाग ख़राब करके कहीं कुछ बन सकती है, कुछ पा सकती है, या फिर वो मिथिलेश के साथ रह के एक पीसफुल चिल लाइफ जी सकती है। और वीना ने एक पीसफुल लाइफ चूज़ करना सही समझा। रिस्पेक्ट, कोई जजमेंट नहीं। ऊपर से मूवी 2005 लखनऊ यूपी से है। तब के लोग, मर्द और औरत, थोड़े ज़्यादा ट्रेडिशनल होते थे। एंड अगर आज के टाइम में यह सेम मूवी सेम कॉन्सेप्ट के साथ बनी होती और वो भी टियर 1 सिटी के बैकग्राउंड में रहती, तो मॉडर्न डे ह्यूमंस के साथ तो वीना बहुत हद तक हो सकता है कि छोटे को छोड़ के जा चुकी होती, क्योंकि ही सिंपली बोरिंग। और फिर मिथिलेश को भी अपनी ज़िंदगी और परेशानियों से भागने का जुर्माना भरना पड़ता, अपने थेरेपिस्ट को होपफुली चेंज करना पड़ता, और फाइनली वो इस बिच मेंटालिटी से निकल के एक बेहतर और कॉन्फिडेंट मर्द बनने की राह पर एटलीस्ट एक कदम तो रख पाता। क्योंकि ठीक कहा है गालिब ने कि दर्द बढ़ते बढ़ते दवा हो जाती है। या फिर अपने छोटे एक वुमेन हेटर भी बन जाता। हु नोज़, मर्दों को देखा है मैंने, काफ़ी इमेच्योर हो जाते हैं जब उनका पहली बार होता है, और अगर सही अंडरस्टैंडिंग सही लोगों के साथ ना मिले तो और भी बुरा होता है। और ज़िंदगी आए दिन आपको सिखाती है, चाहे वो आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना, वो रोज़ ही तुमसे खफा रहती है, और आप भी रोज़ उसे देख के मुस्कुरा देते हो कि चलिए छोड़िए, कौन सा पहली दफ़ा है। खैर, मूवी अच्छी है, अंडररेटेड मैं कहूँगा, थोड़ा इधर उधर निकल जाती है ड्रैग में। बाकी हम तो आपको रोज़ इधर ही मिलते रहेंगे। अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा। एंड यस, ओडू को चेकआउट करना मत भूलना। सारी लिंक्स मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उनका इन्वॉइसिंग वाला फीचर काफ़ी कमाल का है, देखना ज़रूर से। एंड तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।